हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल टू वेरी फर्स्ट क्लास। आज पहली क्लास है यार, विद सो मच ऑफ एनर्जी, सो मच ऑफ एंथुसियाज्म। आज पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं। पहली क्लास के अंदर इतनी ही एनर्जी और इतने ही एंथुसियाज्म के साथ शुरू करेंगे और आज सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे बेस। किसका सर? हमारा बेस या पिज्जा बेस? पिज्जा बेस नहीं, आज पढ़ने जा रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013 का बेस। यानी कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर, जो कि क्या था? प्रिलिमिनरी। याद करो वो कुर्बानी, याद करो वो पहली क्लास जिसमें हमने पढ़ा था। अब देखो, सबसे पहली बात सर, पहला सेक्शन हर एक्ट के अंदर इनटू ईच एंड एवरी एक्ट आपसे एक ही बात करेगा कि ये एक्ट कहां पे अप्लाई होगा। ठीक है, क्या बात करेगा? कि ये एक्ट कहां अप्लाई होगा। मैं आज आपको बताता हूं, चलो कहानी सुनाता हूं। आज मैं आपकी क्लास देने के लिए आ रहा था, तो मैंने क्या देखा, रास्ते में मैं आ रहा था यार, बैग मेरे हाथ में, मैं चलता हुआ आ रहा था। सडनली व्हाट हैपेंड, पुलिस ऑफिसर मुझे मिल गया, कहता साइड पे साइड पे साइड पे। मैं साइड पे गया, कहता हेलमेट नहीं लगाया है आपने। कहा यार हेलमेट नहीं लगाया है, क्या बात कर रहे हो यार, मैं तो पैदल चल रहा हूं। कहता है कि अच्छा इंश्योरेंस के पेपर दिखाओ। मैं कहा इंश्योरेंस तो है बट वो तो घर पे पड़ा हुआ है, यहां क्या करूंगा मैं। आपका हेलमेट का चालान कटेगा। मैंने कहा सर कैसी बातें कर रहे हैं आप यार, या तो वो इंसान पागल था या उसको मैं शक्ल से पागल लग रहा था। मैंने उसको बताया कि ट्रैफिक रूल्स मुझ पे अप्लाई नहीं होते हैं अगर मैं पैदल चल रहा हूं तो। क्या बोला मैंने? कि ट्रैफिक रूल्स मुझ पे अप्लाई नहीं होते अगर मैं पैदल चल रहा हूं। बेटा कहां अप्लाई हो रही है कौन सी चीज, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। चलो आज मैं आपको दिखाता हूं। मम्मी की दवाई उठा के ले आया हूं। इस पे क्या लिखा हुआ है यार? इस पे लिखा हुआ है ये ईयर ड्रॉप्स है, कान में डालने वाले। क्या मैं इसको अपनी आंखों में डाल सकता हूं? सर नहीं सर, नुकसान हो जाएगा बहुत, है ना। जो बच्चों को वैसे ही मैं पसंद नहीं हो, कहेंगे डाल लो, तो नहीं डाल सकता हूं। बच्चे, जो चीज जहां पे अप्लाई होनी है वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। सुपरमैन की तरह हर इंसान पैंट के ऊपर अंडरवेयर नहीं पहनता है, ध्यान रखिएगा। जो चीज जहां अप्लाई होनी है वहीं अप्लाई करनी है, ध्यान रखना। ऐसे ही कंपनीज एक्ट 2013, मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें आपको मेरे साथ इसके अंदर कवर करनी है। कंपनीज एक्ट 2013 कहां पे अप्लाई होगा? इंडिया में अप्लाई होगा, या आपने यहां से छोड़ के आप यूएस में चले गए, वहां पर गए तो कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई होगा? नहीं सर, वहां पे अप्लाई नहीं होगा। यही सारी बातें सेक्शन नंबर 1 के अंदर हम आज बात करने वाले हैं कि कंपनीज एक्ट कहां कहां पे अप्लाई होगा, कहां कहां पे अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि ईयर ड्रॉप्स को मैं आंखों में नहीं लगा सकता हूं सर। जैसे कि हेलमेट, मुझे यहां पे बैठकर आपकी क्लास देने के लिए मुझे हेलमेट डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां से तो मतलब बच्चे इतने शरीफ है, कुछ फेंक के भी मारेंगे मेरे को लगेगा ही, है ना। ये क्लास मेरे को बहुत पसंद आती है। चलो बहुत बातें हो गई, चलो जल्दी से अब आगे चलते हैं, अगली क्लास अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज, सर सबसे पहला पन्ना जो आपकी किताब का है, वहां पे एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर रुको रुको रुको, आपने अपनी पिछली क्लास में या फर्स्ट इंट्रोडक्शन में या फोर्थ अंपायर, जिस भी अकॉर्डिंग आपको मिली है, उसके अंदर आपने मेरे को एक बात बोली थी सर कि कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013, ये जो है इसका फर्स्ट सेक्शन, इसका पहला सेक्शन, उसके बाद 98 सेक्शंस और उसके बाद 183 सेक्शंस और, ये सब आज तक नोटिफाई हो चुके हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट छोटे छोटे एक एक दो सेक्शंस करके आ रहे हैं। अब ये आया था 29 अगस्त 2013 को, ठीक है। ये आया था 12 सितंबर 2013 को। 183 सेक्शंस आए थे 1 अप्रैल 2014 को। एक दिन सगाई, एक दिन शादी, एक दिन रिसेप्शन, ठीक इसी तरीके से 3 टुकड़ों में अभी तक आ चुका है। इस कंपनीज एक्ट के अंदर 470 सेक्शंस हैं और आपका सिलेबस आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो आपको मेरे साथ पढ़ना है। 29 चैप्टर्स हैं और आपको मेरे साथ कितने चैप्टर्स तक चलना है? सिर्फ और सिर्फ 10, बस। 7 शेड्यूल्स, 7 शेड्यूल्स हैं इसके अंदर। सर अब ये तो था मेरे अकॉर्डिंग, ये तो था उस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जिसे हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। उसने आज तक ये सारी कहानी हमें बताई है। बट इंस्टीट्यूट क्या कहता है? इंस्टीट्यूट ने सबसे पहले पेज पे ही हमें दुविधा में डाल दिया। क्या दुविधा में डाल दिया? देखो, इंस्टीट्यूट कहता है कि सर यहां पे 183 की जगह 143 सेक्शंस है।
नोटिफाई हुए हैं। पहले पन्ने के बिल्कुल लास्ट में देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। अभी खोलने की जरूरत नहीं है, आराम से जब क्लास खत्म हो जाएगी चेक कर लेना, ठीक है। अब यहां पर चेक करते हैं कि सर 143 आए थे या 183 आए थे। ये दुविधा दूर करनी बहुत जरूरी है, वरना पता चले कि कहीं पे किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हैं, वो 183 बोल रहा है, वो 143 बोल रहा है और आप स्टिल कह रहे हैं कि नहीं 183 है। वो कहेगा कैसे, और दिखाता हूं कैसे। ये देखो मेरे बच्चे, मेरे लाल, मेरे पीले, जल्दी से इधर देखना और देख लेना कि कितने सेक्शंस आज की डेट तक नोटिफाई हुए हैं। क्या जो टीचर सामने बैठा है वो दिमाग से सही में पागल तो नहीं है, जैसा ट्रैफिक पुलिस वाले ने समझ लिया था। देखो सबसे पहले यहां क्या लिखा है, प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट एज नोटिफाइड। कितने नोटिफाई हुए हैं बेटा, 282। बट इंस्टीट्यूट क्या कह रहा है, इंस्टीट्यूट 183 की जगह क्या लिख रहा है, 143। सर नीचे तक काउंट करवा दो। अच्छा लीजिए काउंट करवा देता हूं मैं आपको नीचे तक। एक एक सेक्शन चेक कर लेंगे, जितने नोटिफाई हुए हैं सब यहां पे हैं। देखो 15, 16 सारे के सारे सेक्शंस यहां पे हैं सर। अच्छा ठीक है सर। अरे मेरे लाल रुको, ये देखो सेक्शन नंबर 282 ये सीरियल नंबर है। सेक्शन नंबर 470 आपका आखिरी सेक्शन, और ये पुराने एक्ट का सेक्शन, और उसके बाद चेंज। ठीक है, समझ में आया बच्चों। सीरियल नंबर कितने हैं जितने आपने देखे अभी, कितने सेक्शंस नोटिफाई हो चुके हैं सर, 282। बहुत बढ़िया। ऐसे ही टीचर की बात को ध्यान से सुनिएगा। बुक के अंदर 143 लिखा हुआ है, वहां पे उसके अकॉर्डिंग 40 सेक्शन कम हो जाते हैं, यानी कि 242। बट एक्चुअल रियलिटी क्या है, 282। ठीक है, चलो अब चलते हैं पढ़ने। हाँ जी, तो चलो अब आ गए वापस। ये तो बात आपको समझ में आ गई, थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लग गया है टीचर के ऊपर। थोड़ा थोड़ा कहाँ, एक ही तो बात हुई है। अगली बात पे आते हैं सर। अब इंस्टीट्यूट ने कहा कि सर जो 29 ऑफ अगस्त 2013 को असेंट ऑफ प्रेसिडेंट मिली, इंस्टीट्यूट ने इसको अलग कर दिया। थोड़ी और कहानी चेंज कर दी उन लोगों ने। कैसे, आओ देखो। मैंने क्या पढ़ाया था आपको पिछली क्लास के अंदर, कुछ याद है? सोचो, कुछ याद आया? पहली क्लास में मत भूलो यार मेरे लाल। चलो कोई बात नहीं, डेट्स आर नॉट रेलेवेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूं कि डेट्स इतनी ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। स्टिल चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्या पढ़ाया था, और इंस्टीट्यूट की बुक पहले पन्ने पर ही क्या कहती है। देखिए बुक कहती है, क्या लिखा है आपकी बुक में कि सर 29 ऑफ अगस्त 2013 को सेक्शन नंबर 1 जो था आपका, दैट गॉट असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, असेंट ऑफ प्रेसिडेंट मिलने के बाद क्या होता है बच्चों, वो नोटिफाई हो जाता है सर। जी हाँ, वो नोटिफाई हो जाता है, अगले दिन वो नोटिफाई हो गया। ऐसा लिखा है आपकी बुक में, ठीक पहले ही पन्ने पे, चाहे तो चेक कर सकते हैं। बट एक्चुअल रियलिटी क्या है, एमसीए क्या कहता है? एमसीए कहता है बच्चों कि कंपनीज एक्ट 2013 का पहला सेक्शन, मतलब सेक्शन नंबर 1 जिसको आप अभी पढ़ने जा रहे हैं, 29082013 को नोटिफाई हो चुका था। सर सबूत दो। अच्छा दोबारा थोड़ा सा भरोसा और करना है टीचर पे अभी, कोई बात नहीं। चलिए इसका भी मैं आपको सबूत दे देता हूं कि सेक्शन नंबर 1 यहां पे नोटिफाई हुआ था। आइए देखिए, ये है वो बुक जिसको उठाकर सीधा सीधा आपको दे दिया गया है। ये रहा प्रिलिमिनरी चैप्टर। प्रिलिमिनरी चैप्टर में जाते हैं, पहला सेक्शन की बात कर रहे थे, पहले सेक्शन की बात कर रहे थे ना आप लोग मुझसे। ये देखो बच्चों 29 ऑफ अगस्त 2013। सर ये कहां लिखा है कि ये नोटिफाइड डेट है? अच्छा ये देखो, नोटिफिकेशन डेट 29 ऑफ अगस्त 2013। ठीक है, समझ में आया। बुक क्या कहती है? बुक कहती है कि 30 तारीख को नोटिफाई हुआ था। नहीं मेरे लाल, 29 को ही नोटिफाई हो गया था। ठीक है, समझ में आया। अब यही सेक्शन सर जो लिखा हुआ है इसके अंदर यही पढ़ाओगे क्या? जी हाँ, ये जो सेक्शन आप सामने देख रहे हो यही पढ़ाऊंगा आपको, इसी को पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब पढ़ाई करने चलते हैं। अब कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है आगे, चले? चलो जी चलो, अब फटाफट से आगे चलते हैं। 10 मिनट वेस्ट कर दिए हैं हमने यहाँ पे ये प्रूफ करने के चक्कर में। सर पेपर में क्या लिखेंगे? जो सही होगा मेरे लाल वही लिखोगे। डेट नहीं आती है पेपर में, पेपर में आपसे डेट नहीं पीछे पूछेगा। कौन? सो द वेरी फर्स्ट सेक्शन, यानी कि सेक्शन नंबर 1 जो बात करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट
कि कहां कहां पे मेरा ये कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई होने वाला है, कौन कौन सी डेट्स ऐसी आएंगी जहां पे ये कौन कौन सी जगह पे ये अप्लाई होगा। सर एक बात बताओ, क्या कंपनीज एक्ट सीधी सीधी बात आपसे पूछता हूं, पार्टनरशिप फॉर्म पे लगेगा? नहीं सर। सर आप पढ़ा रहे हो या पूछ रहे हो? पार्टनरशिप फॉर्म पे नहीं लगेगा सर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है। क्या एलएलपी पे लगेगा? पिछले साल पढ़ा होगा एलएलपी यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी का एक्ट सर 2008, वो अलग है, बहुत ही बढ़िया। सो ऐसे ही कौन सी कंपनीज पे ये अप्लाई होगा, कौन सी पे अप्लाई नहीं होगा, ये देखना है। किस एक्सटेंट तक अप्लाई होगा, यानी कि एक छोटी सी बात है, सर ये शर्ट ऊपर डाली है, क्या इसको पैंट की जगह पे डाला जा सकता है? नहीं, ये आधी ही जगह पे अप्लाई होगी, राइट। ये ईयर ड्रॉप जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, ये कानों तक ही अप्लाई होगा। अगर दिमाग में दर्द है, इसको नहीं डाला जा सकता। तो इसका एक्सटेंट, इसका एरिया कहां तक है, वो देखना बहुत जरूरी है। वो ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया था, उसको ये जानना बहुत जरूरी है कि उसको सिर्फ उसी इंसान को पकड़ना है जो 2 व्हीलर चला रहा है या जो 4 व्हीलर चला रहा है। सर 3 व्हीलर चला रहा है, जी हाँ, कुछ भी चला रहा है, पैदल चलते हुए इंसान को नहीं पकड़ेगा, ठीक है। उसको नहीं पकड़ के पूछेगा किस एक्सटेंट तक, किस एरिया तक अप्लाई हो रहा है ये एक्ट, ये भी देखना जरूरी है। आओ अब ये देखते हैं। सेक्शन नंबर 1, कहां कहां पे कंपनीज एक्ट 2013 आपका अप्लाई होगा, ये बात करने जा रहे हैं। अच्छा, कितने बच्चों ने ये सुना है, बहुत बार टीवी में आता है कि 150 साल पुरानी कंपनी है, 95 साल पुरानी कंपनी है, 100 साल पुरानी कंपनी है। क्या है वो, मतलब समझ नहीं आया कुछ। बच्चों देखो, अब वो सर वो कंपनी आई, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है इन द ईयर 1990 में एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, पर सर ये कंपनीज एक्ट तो 2013 में आया। अब क्या ये इसके ऊपर अप्लाई होगा, क्या इसके ऊपर लगेगा, या इसके वाला एक्ट ही लगेगा? बताओ सर, ये तो 2013 में आया ना सर, इससे पहले 1956 था सर, वो लगता होगा इस पे। हाँ, ये 1956 तो लगता था, क्या 2013 लगेगा? ये आपको ये सेक्शन बताएगा कि क्या 2013 कंपनीज एक्ट 2013 क्या उस कंपनी पे लगेगा जो आज से 95 साल पुरानी है, क्या उस कंपनी पे लगेगा जो आज से 100 साल पुरानी है। जब ये एक्ट आया नहीं था, उसने कहा जी लगेगा। कहता है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013 और प्रीवियस कंपनी लॉ। अब प्रीवियस कंपनी लॉ से क्या मतलब है? कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1913, कंपनीज एक्ट 1882, कंपनीज एक्ट 1866। इतनी हिंदी नहीं आती है मुझे। सो यहां पे या यहां पे जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, चाहे इस कंपनीज एक्ट में चाहे इससे पहले वाले में, कहता है अप्लाई कर दीजिएगा आंख बंद करके, उस पे नया एक्ट अप्लाई होगा। कंपनी आप है और कंपनीज एक्ट जो चेंज हो रहा है वो कपड़े हैं। मैं हूं, मेरी बॉडी इज अ कंपनी। अब कंपनीज एक्ट चेंज होता रहेगा, जो भी लेटेस्ट फैशन आता जाएगा मैं पहनता जाऊंगा, दैट्स इट। इसी तरीके से जो भी ये 2013 के बाद भी जाकर कुछ आ जाएगा, आज से 60-65 साल के बाद जब आप बुढ़े कर रहे होंगे, तो वो एक्ट जब आएगा तो वो भी एग्जिस्टिंग कंपनीज पे लगेगा ही लगेगा। ये किसने बताया बच्चों? ये बताया सेक्शन नंबर 1 में। कोई भी एक्ट आएगा तो वो एग्जिस्टिंग कंपनीज पर लगेगा ही लगेगा। वो कंपनीज जो 2013 में आपने बनाई है, 2013 एक्ट के अंडर आपने बनाई है या किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंडर बनाई है, उनके ऊपर कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा। अप्लाई होगा क्या मतलब? इसके सारे सेक्शंस उस पर अप्लाई होंगे। मुश्किल तो नहीं लग रहा है? चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, अच्छा यार एक बात बताओ, थोड़ी सी और मजाक मस्ती कर लेते हैं, धीरे धीरे चलाएंगे क्लास को, कोई बात नहीं, शुरुआत है, अभी हम नन्हे बच्चे हैं, छोटे से हैं, थोड़े बुद्धि थोड़ी कच्ची है, आगे चल के पक्की हो जाएगी। कितनों के घर में ऐसा होता है कि रिलेटिव्स आते हैं, आपके मनपसंद जो भी है, बुआ है, चाची है, मासी है, कोई भी है, आते हैं, ठीक है। अब आप क्या करते हो? वो आए आपके घर पे आए, उन्होंने कहा ठीक है तू बहुत अच्छा, ये वो आपको मार्केट ले गए घुमाने के लिए, आपको एक ड्रेस भी लेकर दी। हाँ, अंग्रेज है हम लोग, एप्रल्स, ठीक है, कपड़े लेकर दिए। अब उन्होंने कपड़े लेकर दिए, मम्मी ने कुछ नहीं कहा, मम्मी ने मना नहीं किया।
अब चलते हैं बच्चों थोड़ी सी आगे। उन्होंने कहा बेटा तू एक काम कर, बेटी तू एक काम कर, तू बहुत अच्छी है, क्या कर रही है? आपने कहा जी ऐसे ऐसे सीए कर रही हूँ, सीएस कर रही हूँ, जो भी कहानी है। अब छोटी सी बात थी। उन्होंने कहा चल हमारे साथ घर चल। अब मम्मी ने मना कर दिया। मम्मी ने कहा नहीं तू घर नहीं जाएगा उनके, तू घर नहीं जाएगी उनके, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, पेपर है तेरे। तो बच्चों इसी तरीके से कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। कंपनीज एक्ट है उन लोगों के लिए बुआ, वो तब तक अप्लाई हो रहा है जब इन लोगों की मम्मी कुछ नहीं कहती। सर क्या बढ़ा रहे हो सर? ऐसा पहले वाले पॉइंट में ही आप लोग डर रहे थे यार। मेरा पढ़ाने का तरीका वैसे ऐसे ही है, थोड़ा बेकार है ना, कोई बात नहीं, आई एम सॉरी। सो बैंकिंग कंपनी कह रहा है, बैंकिंग कंपनी के लिए, बैंकिंग कंपनी पे आप सीधा सीधा सर अप्लाई कर सकते हैं आपका कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनीज एक्ट 2013 यानी कि आप है बैंकिंग कंपनी और आपकी बुआ का नाम है कंपनीज एक्ट 2013। हंसो मत यार, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कौन है? बुआ। बुआ की बात आप मानते जा रहे हैं, मानते जा रहे हैं, मानते जा रहे हैं, तब तक जब तक मम्मी ने मना नहीं किया। बुआ ने कहा आ बेटा तेरे को अच्छे से कपड़े दिलवा के लाती हूं। मम्मी ने मना कर दिया। अब क्या होगा? जाएंगे? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा चल बेटा एक काम कर, आ तेरे लिए चॉकलेट्स लेके आते। मम्मी ने कहा नहीं, इसके दांत में कीड़े लग जाते हैं, नहीं जाएंगे। सो बैंकिंग कंपनी के लिए बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, समझने वाली। बैंकिंग कंपनी के लिए इसके मम्मी पापा जो कहलाते हैं वो कहलाया जाता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अब मतलब कास्ट से ही पता चल रहा है, लास्ट नेम से ही पता चल रहा है कौन किसका मम्मी पापा है। ये तो बुआ है बेचारा। कंपनीज एक्ट तो सबकी बुआ है, ठीक है, ये सबकी बुआ है। बच्चा नंबर 1, 3 बच्चों के एग्जांपल दूंगा, तीनों बच्चों के साथ यही कहानी है। तीनों बच्चों को बेचारों को गिफ्ट मिलने वाला होता है, नहीं मिलता। तो बच्चों ये अप्लाई होगा, ये अप्लाई होगा। अब लिख लेते हैं वो लाइन, हंसी मजाक चलता रहेगा क्लास में, बट जो लिखना है वो भी लिख लीजिए। विल अप्लाई टू बैंकिंग कंपनी, विल अप्लाई टू बैंकिंग कंपनी except so far inconsistent with provisions of Banking Regulation Act 1949। Banking Regulation Act 1949। कंपनीज एक्ट की बात मानी जाएगी पूरी पूरी, अनटिल अनलेस जब तक उसकी मम्मी बीच में आकर ये नहीं कह देती कि नहीं जाना। कोई भी प्रोविजन अगर बीच में क्लैश हो गया, उन्होंने कहा हमारे घर चल, मम्मी ने मना कर दिया, तो मम्मी ओवर रूल कर जाएंगी बच्चे। ठीक है, बात समझ में आई? चलो अब आगे चलते हैं, अगली बात आपसे करता हूं। बैंकिंग रेगुलेशन समझ आ गया, बैंकिंग कंपनी। अगला बच्चा हमने अपनी क्लास के अंदर लिया था, एक बच्चा। अगले बच्चे का नाम है इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी, इस इंश्योरेंस कंपनी की है ये मासी, जिस मासी का नाम है कंपनीज एक्ट 2013। मासी का नाम क्या है? 2013। मासी की सारी बातें अप्लाई हो रही हैं, आप जी भर के मान रहे हैं। मासी सारा मतलब मर्जी से खाना खिलाती है, मर्जी की चीजें लाके देती है। अब इंश्योरेंस कंपनी की जो मम्मी है वो कौन है? इंश्योरेंस कंपनी की मम्मी का नाम है इंश्योरेंस एक्ट 1938 और IRDA 1999। ये दो हैं इसके मम्मी और पापा। मासी की बात बिंदास मानिएगा, पर अगर मम्मी या पापा किसी ने मना कर दिया तो बेटा वो ओवर रूल कर जाएंगे। ध्यान रखना है कौन किसका मम्मी पापा है और कौन किसकी बुआ या मासी है, इतना ध्यान रखना बस। इंश्योरेंस कंपनी पर भी कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा। कंपनीज एक्ट विल अप्लाई टू इंश्योरेंस कंपनी एज वेल, so far inconsistent, except so far inconsistent with provisions of
प्रोविजंस ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938। अब कुछ बच्चे बेचारे परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं कि सर ये IRDA क्या है। मेरे लाल, जब पता क्या होता है, जैसे आप परेशान हो रहे हो ऐसे ही एग्जामिनर परेशान हो जाता है। जब आप वहां पर शॉर्ट फॉर्म लिख के आ जाते हो, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज लिख के आ जाते हो, वो बेचारा क्या करे। वो मेरी तरह है जो नंबर आपके साथ शेयर करेगा 2 क्लास के बाद, उस पर वो व्हाट्सएप नहीं चलाता है। क्या करे, उसको इतना टाइम नहीं है कि धड़ाधड़ व्हाट्सएप चलाए, वो आपके मैसेज वाली लैंग्वेज को समझ पाए, इतनी बुद्धि नहीं दी है भगवान ने उसे। ठीक है, तो अवॉइड शॉर्ट फॉर्म्स। पहली क्लास के अंदर ही एग्जांपल दे रहा हूं, ये मैं आपको बार बार बताता रहूंगा, और मैं फिर भी चैलेंज मार के कह सकता हूं कि कुछ बच्चे जरूर शॉर्ट फॉर्म लिख के आएंगे। वो रजिस्ट्रार को ROC जरूर लिख कर आएंगे। कौन होता है ये बताया था पहले, और आगे भी डिस्कस करेंगे इस बारे में। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी समझ में आ गया। अगली बात, सर एक कंपनी है, कंपनी जो किसमें एंगेज है, जो किसका काम करती है, कंपनी एंगेज्ड इन, एंगेज मतलब सगाई नहीं हुई है कंपनी की, मतलब कंपनी ये बिजनेस करती है। कंपनी एंगेज्ड इन जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके लिए भी, इस पर भी कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा। सर ऐसी कौन सी कंपनीज होती हैं जो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर रही है। बिजली का बिल भरा है कभी अपने घर का, पेटीएम से भरा हो, कैसे भी ऑनलाइन अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग की से भी भरा हो, तो वहां किसका नाम लिखा होता है। स्टेट बोर्ड का अलग अलग होता है, NDPL, टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है ये। दे आर दोज कंपनीज विच आर एंगेज इनटू सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो घर घर बिजली सप्लाई करती है ना। तो इसके लिए भी कौन है ये, इसके लिए चाची है कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013। बट इसके मम्मी पापा का क्या नाम है, इसके मम्मी पापा का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। जी भर के मानिए अपने बुआ की बात, जी भर के मानिए अपनी चाची की बात। वो बातें आप पर अप्लाई हो रही हैं, आप फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट जैसे ही आपके पेरेंट्स आ जाएंगे, जैसे ही ये मेन एक्ट जो होगा ये आ जाएगा, तो सर ये एक्ट प्रिवेल कर जाएगा और आपका कंपनीज एक्ट साइड पर हो जाएगा, क्योंकि ये मेन है और ये चीजें सेकेंडरी है। ध्यान रखिएगा सिर्फ इतनी सी बात को। अब चलते हैं आगे। ठीक है, ये भी फिर से तो नहीं लिखवाऊं, एक्सेप्ट सो फार इनकंसिस्टेंट विद प्रोविजंस ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938। ठीक है सर, समझ में आ गया, आ गया, मुस्कुराओ, खुश रहो। ऐसी चीजें बहुत समझाऊंगा यार, टेंशन मत लेना, बस टीचर है साथ में तो क्या डर है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के बाद कंपनी गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट, कंपनी गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट। कुछ चीजें होती हैं जो स्पेशल एक्ट से बनती हैं, जिनके लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया हुआ है कि ये ऐसे चलेगा। कंपनी जो वर्ड है, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों, को कंपनी नहीं है, पर वो आपसे बहुत ज्यादा रिलेट करता है, उसको आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। कुछ ऐसी चीजें हैं, चलो मैं एक कंपनी वर्ड 1 मिनट के लिए यहां से अगर हटा दूं, अगर मैं ये कंपनी वर्ड को यहां से 1 मिनट के लिए हटाता हूं और इसको मैं यहां पे लिखता हूं ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ समझने की बात है, पहले बात को समझेंगे उसके बाद। और यहां लिखते हैं बॉडी गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट। अब कुछ ऐसी बॉडीज हैं जिनके लिए स्पेशल एक्ट बनाया गया है, जैसे कि ICAI, ICSI, फिर से ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो बच्चों इनके लिए अलग से एक्ट्स बने हुए हैं। अच्छा अब ये बताओ, आपको आपका एक्ट पता है क्या। जिसको उसका एक्ट पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, गूगल करो और चेक करो। एक्ट नहीं पता यार, चलो कोई बात नहीं, डेफिनेशंस के अंदर भी है ये चीज, बट मैं आपको इंक्लूड नहीं करूंगा। आपके बारे में तो आपको खुद पढ़ना चाहिए ना, एक एक छोटी छोटी बातें तो आपको खुद पढ़नी चाहिए। इनके ऊपर भी अप्लाई होता है कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013। अगर ये क्या है, बॉडी नहीं है, कंपनी है, तो
बात समझ में आई? ये क्या है? कंपनी है बच्चे तो अप्लाई होगा, कंपनी गवर्नड बाय स्पेशल एक्ट। सर एक काम करो, कुछ अच्छा सा एग्जांपल दो यार, ये वाला ना मतलब ऑर्गेनाइजेशन आपने बीच में घुसेड़ दिया ना, कंफ्यूजन हो गई है। अच्छा ठीक है फिलहाल लो, अच्छा एग्जांपल दे देता हूं, अलग हटके थोड़ा एग्जांपल दे देता हूं, उससे कहानी क्लियर हो जाएगी। हट जाओ भाई, बच्चों को पढ़ने दो, है ना। अरे सॉरी, कौन सी कंपनी है बेटे मेरे लाल? कंपनी गवर्नड बाय स्पेशल एक्ट के लिए, जैसे कि एग्जांपल है, अच्छा कितनों का यहाँ पे अकाउंट होगा? देखो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ना, इसके लिए दे हैव अ स्पेशल एक्ट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक स्पेशल एक्ट है मेरे लाल, सो ये उससे गवर्न होते हैं, ठीक है। दीज आर स्पेशल एक्ट्स, जो सिर्फ स्पेशली एक ही इंसान के लिए बनाए गए हैं, ये उसके हिसाब से चलेगा, ठीक है। एसबीआई का अपना एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। आरबीआई का भी अपना है, पर आरबीआई को आप अपनी बॉडी नहीं कंसिडर कर सकते, आरबीआई को कंपनी कंसिडर नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें और हैं, कोई बात नहीं, इसको छोड़ो अभी, इसको छोड़ो, ये अभी मतलब मेन मुद्दे की बात नहीं है यहाँ पे, समझ आया। और लास्ट में एक पॉइंट जो हमेशा लिखा होता है, हर जगह लिखा होता है, जिसका मतलब है एनी सच अदर कंपनी as notified by central government। ये पॉइंट आपको हर जगह मिलेगा, as such any other company, एनी अदर लिख दो यार, यहाँ पे एनी भूल गया क्या मैं? खा गया हूँ लगता है बीच में। कोई और कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। ये हर एक सेक्शन के एंड में आखिरी पॉइंट आपको यही मिलेगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने लिए स्कोप छोड़ दिया है यहाँ पे कि वो जब भी चाहेंगे इसके आगे और कंपनीज को डाल देंगे कि ये वाली कंपनी पे इतना अप्लाई होगा, ये वाली पे इतना अप्लाई होगा। सर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर है, जी हाँ बिल्कुल, एंड में जो आपको पढ़ना नहीं है वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर दी गई हुई है। चलिए अब चलते हैं आगे अगली बात पे। हाँ, जैसे कितने बच्चों के साथ ऐसा होता है, एक काम करो यार, आगे मत चलो, आगे चलने से पहले एक चीज और नोट कर लो मेरे साथ कि दिस कंपनीज एक्ट 2013, जिस कंपनीज एक्ट द वेरी फर्स्ट सेक्शन, हर एक एक्ट का पहला सेक्शन आपको बताएगा इसका नाम क्या है। सो इस एक्ट का नाम है कंपनीज एक्ट 2013 एंड इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। सर बहुत सारे एक्ट्स आपको मिलेंगे जहां पे लिखा होगा एक्सेप्ट JNK, बट यहां पे मैंने क्या एक्सेप्ट JNK लिखा है? नहीं सर, नहीं लिखा। दैट मीन्स ये JNK पे भी अप्लाई होगा, याद रखिएगा इस बात को। ये बात पूछी जा सकती है बिकॉज दे पीपल टेंड टू हैव अ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद नंबर बहुत बारी बवाल हुआ था पीछे, तो उसका मतलब क्या है, ये जम्मू कश्मीर पे भी अप्लाई होता है ये कंपनीज एक्ट। अब चलते हैं आगे। अब बताओ कितने बच्चों को मेरी क्लास देखते देखते पीछे मम्मी से आवाज आ जाती है, गोलू, मोलू, छोटू, ऐसे करके, स्वीटी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, परी, बहुत छोटे छोटे बच्चों के ऐसे नाम रखे जाते होता है ना। ये जो फंडा हमने वहां पे देखा था कि ROC RD ट्रिब्यूनल, याद आ रहा है कुछ कुछ। अब वैसे ही क्या होता है कि जब भी वो बुलाते हैं आपको गोलू, तो गोलू को पता चलता है कि गोलू है तो एक छोटा सा बच्चा। आप यही सोचते हो, आपके दिमाग में यही आता है कि यार एक छोटा सा नाम है गोलू। अब गोलू के बारे में दिमाग में क्या आता है, यार एक छोटा सा बच्चा होगा, पर पता चलता है वो इतना बड़ा पहाड़ है। अरे गोलू की हाइट 6 फीट है यार, वजन 100 किलो, एक बाउंसर से कम नहीं है, स्टड है पूरा। अच्छा सर, लंबा चौड़ा सा एक इंसान, मतलब बिल्कुल मॉडल। तो यार वो गोलू आपको वर्ड था, बट उसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या थी, जो एक्चुअल क्या फॉर्म थी, वो आपके सामने निकल के आई। ऐसे ही आप बहुत सारे वर्ड्स आगे यूज करने वाले हैं। उन सब वर्ड्स की डेफिनेशन क्या होती है, यही तो होती है। एक आपने नाम ले लिया चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन होता है, अब ये आप डेफिनेशन बताओगे फिर। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं कंपनीज एक्ट के अंदर। अब याद रखिएगा, जितनी भी डेफिनेशन आप पढ़ेंगे सर, सारे एक्ट्स के अंदर यू विल फाइंड दैट इन मोर देन 95% ऑफ एक्ट्स, सारे एक्ट्स के अंदर डेफिनेशन हमेशा सेक्शन नंबर 2 में मिलेगी मेरे लाल। कंपनीज एक्ट 2013 जब पेपर के अंदर आएगा तो जरूरी नहीं है सब सेक्शन के साथ खेलना है, सिर्फ सेक्शन नंबर 2 लिख देना, काम हो जाएगा। एटलीस्ट फाइनल पे ये होता है कि आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होना चाहिए, बट यहां पे चल जाता है, स्मार्ट प्ले करो, सेक्शन नंबर 2 लिख देना, बहुत है। अब चलते हैं डेफिनेशन पे। सबसे पहली डेफिनेशन,
एक एसोसिएट कंपनी क्या होती है? सर एसोसिएट कंपनी, जी हाँ, एसोसिएट कंपनी आप बहुत बार आगे मेरे साथ सुनेंगे। एसोसिएट कंपनी का क्या मतलब होता है? एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इस कंपनी का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सिग्निफिकेंट क्या है? इन्फ्लुएंस। किसमें है सर? दूसरी कंपनी में, जिसका नाम है वाई लिमिटेड। एक कंपनी का दूसरी कंपनी में क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ठीक है बच्चों, मैं आपको देखो पूरी डेफिनेशंस अगर हम यहां पे बात करें तो 95 डेफिनेशंस है, सेक्शन के अकॉर्डिंग जाती है 94 AA। लास्ट डेफिनेशन आपको वाइंडिंग अप की मिलेगी। या तो मैं आपको 95 की 95 डेफिनेशंस यहीं पढ़ा दूं, बट वो स्मार्ट वर्क नहीं है। याद रखना बच्चों, हार्ड वर्क तो बेटा गधा भी करता है, पावर तो गेंडे के पास भी है, बट क्या वो दिमाग से पावरफुल है? क्या वो प्रोफेशनल कहलाएगा? नहीं। सर क्या बात मारी है यार, हार्डवर्क तो गधा भी करता है, पावर तो गैंडे के पास भी है। हाँ, बट उससे वो जंगल का राजा नहीं बन जाता। जंगल का राजा कौन है? जंगल का राजा बनना है दिमाग से खेलना। जितनी भी चीजें रेलेवेंट हैं उसको पढ़ेंगे सर, बाकी चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में अगर प्रैक्टिस में आओगे तो जाके जरूरत पड़ेगी, वो भी जब आप एक्सपर्टीज में जाते हो। तो जितनी आपके लिए रेलेवेंट है सब पढ़ाऊंगा यहाँ पे। और ये टॉपिक्स पे जब हम पहुंच जाएंगे ना, जिन जिन टॉपिक पे आपके दिमाग में वो वर्ड्स निकल के आएंगे, वहां पे फिर पढ़ेंगे। क्यों? ताकि वर्ड के मीनिंग पक्के रहे। पहली बार पढ़ रहे हैं यार, थोड़ा थोड़ा तो आना चाहिए। एक्स लिमिटेड का इसमें क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का क्या मतलब होता है? कि ये इस कंपनी के अंदर होल्ड करते हैं मिनिमम 20% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल। टोटल शेयर कैपिटल। जिन बच्चों को ये नहीं पता शेयर कैपिटल क्या होती है, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस ऑफ वन शेयर, प्राइस पर शेयर, ये होती है बच्चों शेयर कैपिटल। इस कंपनी के मान लीजिए 1000 शेयर्स है मार्केट में, 10 रुपए का एक शेयर है। कितनी हुई इसकी टोटल शेयर कैपिटल? सर इसकी 10,000 रुपए। 10,000 रुपए में से मिनिमम 2,000 रुपए एक्स लिमिटेड के पास है। मिनिमम 2,000 रुपए किसके पास है? एक्स लिमिटेड के पास है। तो क्या कहा जाएगा, क्या माना जाएगा कि वो क्या है? एसोसिएट कंपनी, रिश्तेदार। ठीक है, क्या है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। अब ये टोटल शेयर कैपिटल जो मैं वर्ड आपके साथ यूज कर रहा हूं, इसमें आप इंक्लूड करते हैं कैलकुलेशन के पर्पस से। सर कैलकुलेशन आएगी नहीं, कंपनी एक्ट में कैलकुलेशन नहीं आती। एक ही कैलकुलेशन आती है बट वो यहां पे नहीं आती। पेड अप शेयर कैपिटल। सर अब ये पेड अप शेयर कैपिटल क्या होती है? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अरे सर अब ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होती है? ऐसे ही वर्ड्स को निकालते जाएंगे और सारी चीजों को समझते जाएंगे। ये अभी आगे बताऊंगा और ये भी अभी आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा। शेयर कैपिटल समझ में आ गया। पेड अप क्या होता है? मान लीजिए ₹10 का एक शेयर है, जिसमें से कंपनी ने 7 रुपए मांगे हैं। कंपनी ने कितने मांगे हैं? 7 रुपीज कॉल किए हैं और 7 रुपीज ही क्या है? पेड है। तो 7 रुपीज पर शेयर पेड अप इंटू 1000 रुपीज, 7000 क्या हो जाएगी आपकी? पेड अप। टोटल के लिए मैं ये इंक्लूड करूंगा और साथ के साथ इंक्लूड करूंगा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? इक्विटी शेयर्स में। इक्विटी शेयर्स में। सर अब ये प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं और ये इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा अभी होल्ड करते हैं, वरना यहां पे कंफ्यूजन हो जाएगी। अभी के लिए 2 मिनट के लिए इसको होल्ड करते हैं। लगभग 10 मिनट के अंदर मैं आपके साथ चलूंगा मेंबर वाले पोर्शन पे, वहां पे आपको सारी कहानी ये वाली समझाऊंगा। ठीक है, अभी आगे चले। अब चलते हैं आगे। अगली बात एक होती है बच्चों होल्डिंग कंपनी। ये वर्ड आप मेरे साथ शुरुआत से ही सुनना शुरू कर देंगे। एक होती है होल्डिंग कंपनी और एक होती है सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी। सर होल्डिंग है मान लीजिए ए लिमिटेड, जिसका आप पे होल्ड है, जिसके अकॉर्डिंग आपका पत्ता भी नहीं हिलेगा। मतलब आप कोई बड़ा काम अगर करना चाहते हैं तो सर उस कंपनी के बिना नहीं कर सकते हैं। क्यों?
क्योंकि यस कंपनी कंट्रोल्स, ये कंपनी कंट्रोल करती है बच्चों इसमें। सर क्या कंट्रोल करती है? दो चीजें, या तो दोनों ऑप्शन से ये क्या हो सकती है? होल्डिंग बन सकती है। क्या कंट्रोल करती है? कंपोजिशन ऑफ बीओडी, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत सुना है पिक्चरों के अंदर, बहुत सुना है पिक्चरों में, इसको भी थोड़ा सा होल्ड करते हैं अभी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है? जनरली बहुत सारे डायरेक्टर्स जब एक कंपनी के बोर्ड पे होते हैं उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। सर ऐसा, ये कैसी डेफिनेशन है? ऐसा ही लिखा हुआ है, डायरेक्टर्स कलेक्टिवली आर नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये डेफिनेशन है। ठीक है, आगे चलेंगे, बहुत समझाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ अभी जो समझाना चाहता हूं बाकी की चीजों को होल्ड करके वो समझ लो। कंट्रोल क्या करता है? कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसके अंदर जब आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि एक पब्लिक कंपनी में अपॉइंट करने के लिए 2 चाहिए, पब्लिक कंपनी में 3 और प्राइवेट में 2, उल्टा बता रहा हूं मैं, है ना। प्राइवेट कंपनी में आपको 2 डायरेक्टर चाहिए, पब्लिक कंपनी में 3 चाहिए। प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक में 3। उसको अपॉइंट करने की पावर और उसको रिमूव करने की पावर अगर इसके पास है, अगर ये कंट्रोल कर रहा है कंपोजिशन, कैसे कि इसके पास सर पावर है अपॉइंट करने की और रिमूव करने की। ये किसी भी डायरेक्टर को जब मर्जी चाहे अपॉइंट कर सकता है, जब मर्जी चाहे रिमूव कर सकता है, तो ये इंसान होल्डिंग कहलाएगा। समझ में आया? चले आगे। ए लिमिटेड कब होल्डिंग कहलाएगी? जब वो उस कंपनी में बैठे हुए डायरेक्टर्स को किसी भी टाइम या तो अपॉइंट कर सकती है या रिमूव कर सकती है, उसकी पावर उसके पास है। वो पावर होने से, जरूरी नहीं है करके दिखाना है, पावर होने से आप बन जाएंगे। अगली बात, ये कंपनी कंट्रोल करती है मोर देन हाफ ऑफ शेयर कैपिटल, मोर देन हाफ ऑफ शेयर कैपिटल, या फिर से लिख सकते हैं टोटल शेयर कैपिटल। और टोटल शेयर कैपिटल का क्या मतलब है? जो आपने पहले पढ़ा, जिसका मतलब है इंक्लूडिंग या इंक्लूड्स, ऐसे लिख लो, इंक्लूड्स। सबसे पहले क्या? पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, और इंक्लूड्स कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये दोनों को इंक्लूड करके क्या आता है? टोटल पेड अप शेयर कैपिटल। बच्चों ये 3 ही टाइप की कंपनी आप पढ़ोगे। अब देखो इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर ले। देखो अभी क्लास में नोट कुछ मत करना यार, मेरी क्लास में प्लीज आप ट्राई करना कि आप नोट कुछ मत करना। मेरी कमांड आपके हाथ में है, आपको लगे टीचर बकवास कर रहा है पॉज कर दो, आपका मन नहीं कर रहा सुनने का, मुझे छोड़ के चले जाओ, मैं यहाँ पे बोलता रहूंगा, फिर भी देख लेना, छोड़ के जाके चल दे देना, पानी पी के आ जाना, कह देना हमने आपको पागल बनाया। तो ये देखो मोर देन हाफ की बात कर रहा हूं, मतलब 50% प्लस की बात कर रहा हूं बच्चों में। 50% प्लस कैसे भी हो सकता है, 0.0001 से भी हो सकता है, 0.1 से भी हो सकता है, 1%, 10%, 100% से भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? तो +1 की बात कर रहा हूं। 50% प्लस 0.001 भी हो गया तो वो सब्सिडरी हो जाएगी। ये अभी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अभी आगे चल के गवर्नमेंट कंपनी भी पढ़ोगे कहीं ना कहीं, वहां कंफ्यूजन मत कर देना। दिस इज मोर देन हाफ ऑफ टोटल शेयर कैपिटल, और यहां पे क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करने की बात कर रहा है। चले आगे, अब चलो अब आगे चलते हैं। ज्यादा सर थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, कोई बात नहीं, जहां जैसे जैसे आप आगे चलोगे ना ये चीजें और क्लियर होंगी। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक बेसिक दे रहा हूं, यही सेम चीजों की जब हम वर्ड यूज करेंगे वहां पे दोबारा होंगी। अगर कभी लगता है कि ये चीज समझ नहीं आ रही है, या कभी लगता है ये वाली वीडियो में ये चीज समझ नहीं आई, कोई बात नहीं, मैं एक ईमेल एड्रेस और एक कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करूंगा, जब मन चाहे कॉल कर देना। सर रात को सोते टाइम हम पढ़ रहे होंगे, 1 बजे आप सो रहे होंगे, ऐसे कर रहे हो, कोई बात नहीं, फिर भी कॉल कर देना। उठाऊंगा नहीं वो अलग बात है, स्विच ऑफ कर दूंगा, अगले दिन सुबह देखूंगा, आइए मिस कॉल आई है तब डायल कर दूंगा। ठीक है, क्यों मतलब यार सुखी। चलो आगे चले, इतना समझ में आ गया। अब बच्चों एक वर्ड आपने और सुना होगा बार बार, एक होती है प्राइवेट कंपनी। ये आप सुनोगे, अभी जो अगला चैप्टर आप मेरे साथ पढ़ोगे इनकॉर्पोरेशन, उसके अंदर आप प्राइवेट कंपनी सुनोगे मेरे साथ बार बार, और एक सुनोगे पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी
जब हम लोग पढ़ते थे तो क्या होता था, एक ऑप्शन होता था इसके अंदर कि आपकी पेड अप कैपिटल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए पेड अप कैपिटल? मिनिमम 1 लाख। बट ये अब अप्लाई नहीं होता बच्चों, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। इसकी रिक्वायरमेंट अभी आपके पास नहीं है। कब से नहीं है सर? 4 जनवरी 2017 के बाद से इस रिक्वायरमेंट को हटा दिया गया है। प्लस प्राइवेट कंपनी पे ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। प्राइवेट कंपनी पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस हमेशा होती हैं। कौन सी? ये 3 रेस्ट्रिक्शंस के बारे में मैं आपको बताता हूं, 1, 2 और 3। सबसे पहला ये रेस्ट्रिक्शन होती है द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। अगर मैं चाहूं तो मैं अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता। मेरे पास शेयर्स हैं सर। शेयर्स क्या होते हैं, मेंबर्स क्या होते हैं, अगली चीज मैं बता रहा हूं। एक बार टाइप ऑफ कंपनी खत्म होने दो, एक एक चीज बताऊंगा उठा के, ठीक है? पीछे आके बताऊंगा। शेयर्स क्या होते हैं? जैसे आप और मैं मिलकर हम दोनों ने बिजनेस शुरू किया। बिजनेस शुरू करने से क्या हुआ, आप और मैं 50-50 के पार्टनरशिप है। मैं चाहूं तो अपना शेयर नहीं बेच सकता। अच्छा ऐसा क्या सर? हाँ, पार्टनरशिप फर्म में तो बिंदास जब मर्जी चाहो पार्टनर की कंसेंट से बेच दो, बट यहां नहीं ट्रांसफर कर सकता मैं अपना शेयर। साथ ही साथ आप इनविटेशन नहीं दे सकते पब्लिक को। इनविटेशन टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स। इनविटेशन किसको? इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स। आप प्राइवेट कंपनी है, अगर आप प्राइवेट कंपनी है बच्चों, तो याद रखिएगा, घर में कभी भी कोई प्राइवेट फंक्शन होता है, आप प्राइवेटली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जा रहे हैं, आप जनता जनार्दन को, अपने पूरे खानदान को इनवाइट नहीं करेंगे। जब आप उसके साथ घूमने जाते हो किसी को इनवाइट नहीं करते हो। वो भी ऐसे ही कह रहा है। आप अपना इंटरेस्ट, वो आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड पे उसको ट्रांसफर नहीं कर दोगे। एग्जैक्टली, राइट टू ट्रांसफर अवेलेबल नहीं है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, ये एक प्राइवेट कंपनी में 200 होते हैं और मिनिमम होते हैं 2। मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं बच्चों और मैक्सिमम होते हैं 200। ठीक है, ये बेसिक्स है, बहुत ही माइन्यूट बेसिक्स है, जो बच्चों को यहां पे भी प्रॉब्लम आ रही है तो कोई बात नहीं, आप मुझे बताओगे तो मैं ये बिल्कुल और स्क्रैच से आपको छोटी छोटी क्लासेस इनके ऊपर दे दूंगा, 5-5, 10-10 मिनट की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्राइवेट कंपनी नहीं समझ में आ रहा है, पब्लिक कंपनी नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं। जिन बच्चों ने मतलब अपने फर्स्ट ईयर में ये चीजें पढ़ी हैं बहुत अच्छा है, जिन्होंने नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं, विल लुक आफ्टर देम एज वेल। अभी के लिए इतनी सी बात को समझो, ये होती है एक प्राइवेट कंपनी और इसके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, इसी वजह से ये इसको पब्लिक कंपनी से अलग किया जाता है। चले आगे, अब प्राइवेट कंपनी देख लिया आपने क्या होता है, अब चलते हैं आगे। चलिए पब्लिक कंपनी पे। प्राइवेट कंपनी हो गया, कहता है सर पब्लिक कंपनी कौन सी होती है? सर पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। उसने पूछा यार वो चश्मे वाला लड़का कौन है? कहता जो इंसान चश्मा लगाता है वो चश्मे वाला, जो चश्मा नहीं लगाता वो बिना चश्मे वाला। सिंपल सी डेफिनेशन इसने दे दी। मतलब सर ये कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी पर रेस्ट्रिक्शन लगती है बच्चों, प्राइवेट कंपनी पर रेस्ट्रिक्शन लगती है, पब्लिक कंपनी पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। घूमो फिरो ऐश करो पब्लिकली, जब आपकी शादी हो जाए जहां मर्जी जाओ, घूमने फिरने जाओ, जो मर्जी करो। बट उससे पहले जब आप जा रहे होते हैं आपके ऊपर बहुत रेस्ट्रिक्शंस हैं। अगर आप उसके साथ घूमने जा रहे हो, समझ जाओ ना, हाँ मन में लड्डू फूटता देखो इनके। जब आप उसके साथ घूमने जा रहे हो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस है कि कोई देख ना ले, पड़ोसी ने देख के कंप्लेंट मार दी तो ऐसा हो गया, तो उसके भाई ने देख लिया तो, बहुत सारे फंडे हैं यार, बहुत सारी दिक्कतें होती है ना। बट एक बारी आप अगर पब्लिक कंपनी बन गए, आप तो धाए से कोई आ जाए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। अब पूरी पब्लिक को पता कि विराट कोहली और अनुष्का की शादी हो गई है, पहले तो जो मर्जी कर लेते है ना कहीं, और अब विराट कोहली को देखा गया अनुष्का के साथ, अब कोई कहेगा कि यार शादी हो गई दोनों की, भाई देखे भी है तो क्या दिक्कत है, पब्लिक कंपनी, याद रखना। तो बच्चों अब इस टाइम पे यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन डज नॉट अप्लाई।
सर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की अगर मैं आपसे बात करूं यहां पे, जो कि यहां पे करनी ही नहीं होती, यहां पे 7 है और मैक्सिमम के अंदर नो लिमिट। जितने भी शेयर्स आप खरीदते हैं बाजार में सारे के सारे एक पब्लिक कंपनी को बिलोंग करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये चाहे तो इसके पास राइट टू ट्रांसफर शेयर्स भी है। इसमें अगर एक इंसान चाहे तो अपने शेयर्स को ट्रांसफर भी कर सकता है। ये कंपनी चाहे तो इनविटेशन टू पब्लिक भी दे सकती है, इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स। ये आप मेरे साथ पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 23 से शुरू होगा और 42 तक मैं आपको लेकर जाऊंगा इसमें, जो है शेयर कैपिटल का चैप्टर 1, 2 और मेंबर्स की नो लिमिट। सर कितने? एक, अरे जितनी भारत की आबादी है ना उतने कर देना यार, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रेस्ट्रिक्शन एट ऑल। अब किसी को याद रहे ना रहे, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको विराट कोहली वाला एग्जांपल याद रहेगा कि अब पब्लिक, पहले तो वो बेचारा उससे मिलने उसका घर भी जाता था तो भी मीडिया कहती थी, है ना, मैच हार गया बेचारी को, उसको बदनाम कर रहे थे। अब कोई बोल के तो उसकी यार सीधा पब्लिक कंपनी है वो। सर क्या यार, आप भी क्या से आदमी। सर अच्छा एक बात तो बताओ कि इसके अंदर कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट है? उसमें थी, इसमें है। मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट बच्चों उसमें जैसे थी ना, इसमें भी थी 5 लाख की, बट दिस इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। अब ये रिक्वायर्ड नहीं है। कब से? 4 जनवरी 2017 से ये अप्लाई नहीं होता, मना कर दिया गया साफ साफ कि इट डजंट अप्लाई। ठीक है, चले अब आगे। अब एक आती है स्मॉल कंपनी, यानी कि लघु कंपनी, छोटी कंपनी। छोटी कंपनी यानी कि एक आई स्मॉल कंपनी। बच्चों ये जो मैं लिख रहा हूं वो सीरियल नंबर है, सेक्शन नहीं है, याद रखना। स्मॉल कंपनी हमेशा इज ऑलवेज अदर देन पब्लिक कंपनी, अदर देन पब्लिक कंपनी, यानी कि ये हमेशा इन फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी आपको मिलेगी। ये हमेशा प्राइवेट कंपनी के फॉर्म में आपको मिलेगी। सर स्मॉल कंपनी से क्या मतलब है? देखो छोटी सी बात है, ऐसी कंपनीज, लॉ ने कहा कि यार देखो कुछ ऐसी कंपनीज हैं कि जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, बेचारों को थोड़ा सा बिजनेस करना होता है। आप क्या करते हो, कंपनी जाके धाड़ चला के इतने सारे कंप्लायंस उनके सिर पे मार देते हो, इतने सारे सेक्शंस को उनको कंप्लाई करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, जो बेचारे छोटे छोटे बिजनेसमैन है, उसने बेचारे ने कंपनी बनाई है, कंपनी बनाने के बाद आप उसको कह रहे हो इतना खर्चा है जी कंपनी का, अब बेचारा कहां से करेगा? उसने कहा कुछ कंपनीज है जिनको मैंने स्मॉल कंपनीज के अंदर डिफाइन कर दिया गया। किसके अंदर कर दिया? स्मॉल कंपनी के अंदर। कहता अब वो स्मॉल कंपनी जो है वो स्मॉल कंपनी कहलाएगी। कब तक कहलाएगी स्मॉल कंपनी? इन लिमिट्स तक। स्मॉल कंपनी जब तक उसकी पेड अप कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल मैक्सिमम कैन बी मैक्सिमम 50 lakhs। इसका प्रपोजल है बच्चों इसको बढ़ाने का। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो 20 करोड़ तक बढ़ा सकती है, ऐसा भी आप सुनेंगे। और इसका एक टर्नओवर अभी तक किताबों में जो लिखा हुआ है वो 5 करोड़ ही मिलेगा आपको, और इसका टर्नओवर कैन बी मैक्सिमम 2 करोड़ रुपीस। ये सेम लिमिट्स आप मेरे साथ ओपीसी में भी पढ़ेंगे। ओपीसी सर ये क्या होता है? ओपीसी, ओबीसी तो सुना था सर, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, हाँ मेरा भी अकाउंट है। ओपीसी नहीं लिखोगे ना शॉर्ट फॉर्म ऐसे, 1 पर्सन कंपनी। मेरी वहां बताऊंगा वो जय हो वाली स्टोरी भी उठाएंगे, एक ही बंदा पीट देते ना 100 बंदों को, वो भी उठाएंगे वहां पे। सो ये बच्चों जैसे ही ये लिमिट क्रॉस हुई, जैसे ही आपने ये लिमिट को क्रॉस किया, अब आप अपनी कंपनी को या तो प्रॉपर यानी कि फुल फ्लेज्ड या तो प्राइवेट कंपनी बनाएंगे या तो फुल फ्लेज्ड पब्लिक कंपनी बनाएंगे। आपको फिर जो बेनिफिट्स एक स्मॉल कंपनी को मिल रहे थे वो नहीं मिलेंगे। सर क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? बहुत मिल जाते हैं। आधे कंप्लायंसेस तो छोटे हो जाते हैं, बोर्ड मीटिंग वगैरह से रिलेटेड, जनरल मीटिंग, हाँ बोर्ड मीटिंग में ही सबसे पहले समझ में आएगा। चलो अब आगे चलते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। सर एक वर्ड आपने वहां बताया था, डायरेक्टर क्या होता है? डायरेक्टर बच्चों इज अ पर्सन अपॉइंटेड इन बीओडी, पर्सन अपॉइंटेड इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
बच्चों याद रखना, आपको ऐसे भी बहुत मिलेगा कंपनीज के अंदर डायरेक्टर सेल्स, वो सेल्स का डायरेक्टर है बट वो बोर्ड के ऊपर नहीं है। पेपर के अंदर ये पूछा जा सकता है। वो परचेज का डायरेक्टर है तो वो डायरेक्टर नहीं है एज पर कंपनीज एक्ट, वो कंपनी के लिए डायरेक्टर होगा, वो इंसान कंपनी के लिए डायरेक्टर होगा, बट याद रखना एज पर कंपनीज एक्ट 2013 अगर वो एमसीए पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, वो इंसान डायरेक्टर नहीं है। एमसीए पे कैसे रिफ्लेक्ट होता है ये भी दिखाऊंगा, सब बताऊंगा, सब टेंशन मत लो। मुद्दे की बात पे आते हैं बच्चों। एक इंसान अगर डायरेक्टर है और अगर वो बोर्ड में नहीं है तो आपके किसी काम का नहीं है। आपके लिए डायरेक्टर, वो उस कंपनी के लिए डायरेक्टर है बट बीइंग एज अ प्रोफेशनल आपके लिए डायरेक्टर की डेफिनेशन वही है जो एक इंसान बोर्ड पे होगा, जो एक इंसान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर है वो डायरेक्टर है, वरना बाकी नहीं है। ठीक है। और अब ये सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं? सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या थी? इनकी डेफिनेशन में कहता है कलेक्टिवली बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स इज नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इकट्ठे सब डायरेक्टर्स को मिला दिया जाए तो उनको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। सर एक बात बताऊं, पहली क्लास ही ना बहुत मुश्किल लग रही है। कुछ भी नहीं है यार, ये सब मैं आगे पढ़ाऊंगा, ये तो मैं आज खाली मजे ले रहा हूं आप लोगों से। सर ये क्या, ये फर्रे हैं आपके पास? हाँ ये फर्रे हैं, ये वही है जो आपकी किताब है, वही है, उसके पन्ने फाड़ के ले आता हूं मैं बार बार। चले आगे, अब क्या है, चले देखो। अब आपने एक वर्ड मेरे साथ बार बार यूज किया जिसका नाम था मेंबर। मेंबर बच्चों देखो सिंपल सी बात है, पेन पेपर अभी मत रखना। ये देखो ए प्लस बी दो लोग थे, दोनों ने क्या किया, एक बिजनेस को स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया। इसके लिए ए क्या लेकर आया, 5 लाख रुपए, बी भी लेकर आया 5 लाख रुपए। ठीक है। ए के पास 50% थे, बी के पास भी 50% थे। दो, इसके पास 50% शेयर था, इसके पास भी 50% शेयर था। शेयर माने हिस्सा, शेयर माने हिस्सा, बहुत बढ़िया। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों को मैं कह सकता हूं जो इंसान शेयर क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। जिसके पास शेयर्स हैं, जिसने अभी होल्ड किए हुए हैं शेयर्स, उसे मैं क्या कह सकता हूं, क्या मैं उसको शेयर होल्डर कह सकता हूं? पेन मेरे पास है, पेन मैंने होल्ड किया हुआ है, पेन होल्डर, खत्म। शेयर जिसने होल्ड किए हुए हैं, अभी शेयर आपके पास है, पेन आपके पास है, पेन होल्डर है आप। शेयर आपके पास है, शेयर होल्डर है। अब इसी शेयर होल्डर को बच्चों में कहता हूं मेंबर। सर इसी को मेंबर कहते हैं? हाँ, एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है जो मैं आपको मेंबरशिप चैप्टर में पढ़ाऊंगा। फॉर द टाइम बीइंग तब तक के लिए ये मान लो कि यही इंसान मेंबर होता है, जब तक वहां नहीं पहुंचते तब तक के लिए यही मान लो, एक माइनर सा डिफरेंस होता है बस। आगे चलने से पहले एक चीज जरूर याद रखना बच्चों, ये शेयर होल्डर और ये मेंबर हमेशा एक कंपनी के केस में होंगे, पार्टनरशिप के केस में नहीं। पार्टनरशिप के केस में सिर्फ और सिर्फ आपको पार्टनर्स मिलेंगे। जब मैं आपके जितना था मैं भी यही गड़बड़ करता था, मुझे किसी ने समझाया तो मैं क्या करता था, मैंने कहा सर जो कंपनी में पार्टनर्स है, कंपनी में पार्टनर्स कभी नहीं होते। कंपनी में सिर्फ ये दो लोग होते हैं, द पीपल हु आर ऑनर्स। अब ये बताओ इन दोनों ने पैसे लगाए, क्या ये ऑनर्स हुए? हाँ सर ये ऑनर्स है। जो भी हम शेयर का, जब भी हम वर्ड शेयर यूज करेंगे ना, सिर्फ शेयर, इसका नाम घर में तो है शेयर, पर इसका नाम बाहर आते ही होता है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर, जैसे विराट कोहली की टी शर्ट पे खाली कोहली लिखा होता है, इसके टी शर्ट पे खाली शेयर लिखा होता है। इसको हम हमेशा क्या कहते हैं, इक्विटी शेयर। तो सर क्या मैं इसे कह सकता हूं इक्विटी शेयर होल्डर? जी हाँ बिल्कुल आप इसे कह सकते हो इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर ही मेंबर होता है अभी तक के लिए, आगे मैं आपको बताऊंगा क्या डिफरेंस है, माइन्यूट सा डिफरेंस है बस। कंपनी के केस में हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर होता है और मेंबर होता है। पार्टनरशिप के केस में क्या होते हैं, पार्टनर्स। चले आगे। अब सर ठीक है, ये मेंबर, हाउ कैन अ पर्सन बिकम मेंबर? एक इंसान मेंबर कैसे बन सकता है? सो
अच्छा, कैसे मेंबर बन सकता है? तो मेंबर बनने के बच्चों कुछ तरीके हैं सर। हो सकता है ये बी अपना शेयर उठाकर सेल कर दे सी को। सर आपने तो कहा था कि वो ट्रांसफर नहीं हो सकता। बच्चों, प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर नहीं हो सकता। प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर नहीं हो सकता, पब्लिक कंपनी में ट्रांसफर हो सकता है। हो सकता है ये उठाकर सेल कर दे। ठीक है, अब सबसे पहली बात, तो एक वो इंसान जो ऑलरेडी शेयर्स को होल्ड कर रहा है, यानी कि जिसके पास ऑलरेडी शेयर्स है, वो मेंबर कहलाएगा। पर्सन होल्डिंग शेयर्स। क्या बी शेयर्स को होल्ड कर रहा है? क्या मैं बी को शेयर होल्डर कह सकता हूं? पर्सन होल्डिंग शेयर्स इन कंपनी। हु कैन बिकम अ मेंबर, हु इज अ मेंबर, दोनों का एक ही जवाब। ठीक है, पर्सन होल्डिंग शेयर्स इन कंपनी और एल्स पर्सन एग्री टू बिकम मेंबर इन राइटिंग। अब सी ने क्या किया? सी ने कहा कि बी भाई मैं तेरे शेयर्स लेने के लिए रेडी हूं, और इसने ऐसा राइटिंग में कह दिया। ठीक है, तो ये इंसान भी मेंबर बन जाएगा जब खरीद लेगा, जब इसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ जाएगा। मैं मान सकता हूं बच्चों, बहुत सारी नई नई टर्म्स हैं आपके लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जितनी भी टर्म्स होंगी जब हम रेलेवेंट टॉपिक पे पहुंच जाएंगे फिर बात करेंगे। आज के लिए सिर्फ थोड़ा थोड़ा जितना डाइजेस्ट कर पाओ उतना बहुत अच्छा है। आज मैं सिर्फ आपको इतना ही बता रहा हूं कि आपके घर से मेट्रो स्टेशन जाने का रास्ता ये है, पर जब लेकर जाऊंगा उस रास्ते पे तो याद हो जाएगा। आज सिर्फ आपको इतना ही बता रहा हूं कि ये वाला जो रेस्टोरेंट है, यहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है। जिस दिन खाने चलेंगे बिल्कुल सब याद रहेगा, सब कुछ, उसका मेन्यू भी याद रहेगा। आज सिर्फ और सिर्फ खड़े होके यहाँ पे बता रहा हूं कि वहां से वो आता है, वहां पे इधर ये हुआ था, और कुछ नहीं हो रहा है आज। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो ये सब लोग, और एल्स सब्सक्राइबर टू एमओए, सब्सक्राइबर टू एमओए। सर ये एमओए क्या होता है? नहीं लिखोगे ना शॉर्ट फॉर्म? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब ये क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जैसे बच्चों क्या होता है, आपके घर के बाहर के कुछ रूल्स हैं और घर के अंदर के कुछ रूल्स होते हैं। घर के बाहर के रूल्स कैसे होते हैं कि बेटा रात को या जैसे आप एक गर्ल है तो जनरली एक रूल होगा कि बेटा रात को 9 बजे से पहले घर आ जाना, है ना। बेटा रात को 10 बजे से पहले घर आ जाना। जमाना खराब है, जमाना जब से मैं पैदा हुआ तब से खराब है और अगले 50 साल तक खराब ही रहेगा, है ना। सो ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं। जब भी आप बाहर जा रहे हैं आप घर में बताकर जाएंगे। तो क्या है, एक घर के बाहर जाने के, घर के बाहर के कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स हैं। अगर आप सुबह जा रहे हैं, पता चले मम्मी उठी और आप आपके बेड पे नहीं है, तो वो टेंशन में आ जाएंगे। जब भी आप जा रहे हैं बता के जा रहे हैं, गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, पता चले बता के जा रहे हो कि मैं इंस्टीट्यूट जा रहा हूं और कहा गए घूमने डेट पे, ऐसा नहीं करना है। तो कुछ बाहर के रूल्स जो होते हैं उसे मैं कहता हूं एमओए, और कुछ अंदर के रूल्स होते हैं जिसे मैं कहता हूं एओए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इस बारे में भी बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ये आइडिया है। चले अब आगे। समझ आ गई मेंबर की कहानी? मेंबर क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है। चले, चलो अब अगली बात। एक कंपनी है, चलो एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड। क्या है? एक पब्लिक कंपनी है। सर पब्लिक कंपनी है तो क्या ये इनविटेशन टू पब्लिक दे सकती है? इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स। जैसे आप सुनते हैं बहुत बार कि ये कंपनी का पब्लिक इशू आ रहा है, वो कंपनी का पब्लिक इशू आ रहा है। पब्लिक इशू नाम की एक टर्म होती है, अगर आपने सुना हो, थोड़ा बहुत आप न्यूज के प्रति या समाचार के प्रति अगर सजग हैं तो आपको इस टर्म के बारे में पता होगा। पब्लिक इशू, आईपीओ, एफपीओ। नहीं पता तो कोई बात नहीं, ये भी बात मैं आपसे करूंगा शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में, जहां पे हम एलपीटीएल, लिस्टिंग परमिशन और उसके बाद ट्रेडिंग परमिशन, इन सब की भी बात करेंगे। शेयर्स के बारे में बात करेंगे, जी हाँ, बहुत सारी और बातें करेंगे वहां पे। शादी के कार्ड के बारे में बात करेंगे वहां पे। शादी का कार्ड, हाँ, वो पूरा चैप्टर का नाम मैंने रखा हुआ है शादी का कार्ड, शेयर कैपिटल। अब चले आगे। सो इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स इन्होंने दिया। अब ये इशू कितने कर रहे थे? ये टोटल शेयर्स जो इशू कर रहे थे वो कर रहे थे
10,000 into ₹10 each। जहां जहां मैं शेयर्स टर्म यूज करूंगा तो उन शेयर्स का क्या मतलब होगा? इक्विटी शेयर्स। ठीक है, उन शेयर्स का क्या मतलब होगा बच्चों? इक्विटी शेयर्स। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ सर? टोटल अमाउंट आपका हुआ ₹1 लाख। तो ये ₹1 लाख क्या हुआ? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होती है? शेयर्स इंटू नंबर ऑफ प्राइस पर शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स इंटू प्राइस पर शेयर, यही तो है शेयर कैपिटल। अब देखो, सिंपल सी बात है। अब इसके लिए इसको सब्सक्राइब करने के लिए लोग आएंगे। आपने लोगों को इनविटेशन दिया, आप एक इशू लेकर आए कि सुनिए सुनिए सुनिए, हमारी कंपनी ला रही है एक पब्लिक इशू जिसमें आपको शेयर दिया जाएगा मात्र 10 रुपए में। तो वो क्या है? आपकी कंपनी एक पब्लिक इशू लेकर आ रही है। इसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये कुछ भी नहीं है। अगर माइन्यूट सा भी लगे, डाउट आ रहा है, कोई बात नहीं, रिलैक्स बैठो, सब वहां पे कवर करेंगे। अब इसके लिए आपको लोग चाहिए थे जो 10,000 शेयर्स को खरीदने के लिए आए। ठीक है, बट ये लोग सब्सक्राइबर्स, जो लोग सब्सक्राइब करने के लिए आ रहे हैं, ये आए सिर्फ और सिर्फ 9,000 शेयर्स के लिए। तो आपकी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कितनी होगी? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कितनी होगी सर? सब्सक्राइब शेयर कैपिटल होगी 9,000 इंटू 10 यानी कि 90,000। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब ये 10 रुपीज जो है, इस 10 रुपीज के अंदर से आपने क्या किया सर? 10 रुपीज के अंदर से आपने अभी तक 8 रुपये जो है वो पेड हैं और 2 रुपीज जो है वो अनपेड है। सो पर शेयर पे अमाउंट कितना पेड है? 8 रुपए। तो कितने शेयर्स हैं मेरे पास सर? 10,000 शेयर्स हैं, है ना? कितने शेयर्स हैं? 10,000 शेयर्स हैं। 10,000 इंटू 8 कितना? 80,000 विल बी माई पेड अप कैपिटल। सॉरी, कितने आए हैं? 9,000 ना? तो 9,000 इंटू 8 72,000 एज द केस में भी। जैसा भी केस होगा उसके अकॉर्डिंग मेरी पेड अप कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, मान लो यहां पे 10 के 10,000 लोग आ गए, तो ये भी कितना हो गया? 1 लाख। और यहां पे मेरी कैपिटल कितनी होगी पेड अप? 10 रुपए में से 8 रुपए पे किए लोगों ने, 8 ही मैंने मंगवाए थे, तो बस ठीक है, पेड अप कैपिटल कितनी हुई? 80,000। समझ में आ गया? अब एक टर्म आपने ये यूज की थी, कोई बात नहीं, वो कुछ खास नहीं था बच्चों। वो जो बच्चे कॉमर्स से हैं उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे शेयर्स जो अभी प्रेफरेंस शेयर्स है। सर अब ये प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? जिनको आपने प्रेफरेंस दी है। सर ये प्रेफरेंस क्या होती है? अभी मेरी क्लास के बीचों बीच आपकी बेबी का फोन बजता है, आपके बाबू का फोन बजता है, तो आप मुझे पॉज कर देंगे और वहां पे वो फोन उठा लेंगे। हाँ, अरे मैं क्लास देख रही थी, बताओ तुम क्या कह रहे हो, खाना खा लिया तुमने? तो वो सब क्या है? दैट इज अ प्रेफरेंस जो आप मुझे छोड़कर वहां पर दे रहे हैं, वो प्रेफरेंस होती है। इन शेयर होल्डर्स को, ये भी शेयर्स है, मतलब ये भी क्या है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इनको प्रेफरेंस मिलती है ओवर इक्विटी शेयर्स। सर किस टाइप की प्रेफरेंस मिलती है? अब बताओ, देखो A+B मालिक थे, A+B क्या थे? ऑनर्स थे, राइट। प्रॉफिट हुआ 1,000 रुपए का, तो इन दोनों ने 50-50 बांट लिया। प्रॉफिट हुआ 2,000 का, इन्होंने 50-50 बांट लिया। प्रॉफिट हुआ 3,000 का, इन्होंने फिर से 50-50 बांट लिया। तो क्या कुछ फिक्स है यहां पे? क्या कुछ प्रॉफिट फिक्स है? नहीं सर, फिक्स तो कुछ भी नहीं है, नहीं है ना। अब ये जो रिटर्न आ रही है, जो शेयर्स के ऊपर जो रिटर्न आ रही है, इस रिटर्न को मैं कहता हूं डिविडेंड। इस रिटर्न को मैं कहता हूं डिविडेंड। आप कहीं भी जब पैसे लगाते हैं, आपने बहुत बार आपकी फैमिलीज में लोगों ने पैसे ब्याज पे दिए होंगे। ब्याज पे देने पे क्या होता है? डूब जाते हैं, लेके लोग भाग जाते हैं। नहीं मेरे लाल, आपने वहां पे दिए, अब एक रिटर्न आ रही है, वहां से ब्याज आ रहा है 1.5%, 2%, जो भी महीने का, जो भी, मेरे को नहीं पता क्या हिसाब होता है। मैंने तो न दिए न लिए, देता कोई है नहीं लेने के लिए,
दे तो कोई हमें है नहीं, और हम किसी को दे दे इतने तो हमारे पास है नहीं। क्या बात है, क्या राइम है। देखो अब ये डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर पे फिक्स नहीं है, आपने देखा अभी ऊपर फिक्स नहीं है, देखा ना, जितना आ रहा है उतना बांट देंगे क्योंकि मालिक है। बट बच्चों प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे ये डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर होल्डर पर ये डिविडेंड जिसको मैं रिटर्न कहता हूं, ये डिविडेंड फिक्स है कि इतना हम आपको हर साल देंगे ही देंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, जो ये बिजनेस चल रहा था ए और बी का, ये आ गया लॉसेस में, ये लॉस में आ गया और इसको बंद करने की बारी आ गई। अब इसको एंड करेंगे जब इन केस ऑफ एट वाइंडिंग अप, या फिर आप लिख सकते हैं डिसोल्यूशन। अभी आपके लिए एक ही मतलब है दोनों चीजों का, जैसे जैसे आगे चलेंगे। अभी सिर्फ खड़ा होकर क्या कर रहा हूं मैं, रास्ता दिखा रहा हूं, वहां पे रेस्टोरेंट है, वहां पे वो पार्क है, वहां पे जाएंगे बाइक लेकर, वहां पे घूमेंगे, वो पराठे वाला बहुत अच्छा। अभी सिर्फ ये कर रहा हूं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आप पहले पे करेंगे एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर कल को सर कंपनी आपकी डूबती है तो आप पहले किसको पे करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, किसको पहले पे करोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। ठीक है, अब सर ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है ये तो बता दो, पूरी राम कथा बता दी आपने। मेरे लाल, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जो पहले तो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, जो पहले प्रेफरेंस शेयर्स हैं और बाद में ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, इक्विटी शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स में। कुछ भी अगर कंपनी में कन्वर्ट होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होगा। ईच एंड एवरी कन्वर्जन, चाहे सर कुछ भी है, चाहे कुछ भी है, आपने जो मर्जी किया, जब भी कन्वर्जन होगा तो किसमें होगा, इक्विटी शेयर में। समझ में आया, समझ में आया। हार्ड एंड फास्ट रूल है, जब भी कन्वर्जन की बात आएगी, चाहे प्रेफरेंस शेयर्स हैं चाहे डिविडेंड है, सर डिवेंचर्स हैं, तो वो हमेशा इक्विटी शेयर्स में ही कन्वर्ट होंगे। हार्ड एंड फास्ट रूल है। डिविडेंड आपको समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। बच्चों कोई टर्म बच गई होगी तो कोई बात नहीं, एक और टर्म होती है। अब आपको लगा, क्या लगा कि आपको लगा कि आज की क्लास बहुत ही घटिया है यार, ये टीचर भी बहुत ही घटिया है, तनिक समझ नहीं आ रहा, ससुरी वाले का गला दबाई दे हम तो, ऐसा करके आपने कुछ सोचा मेरे बारे में। कोई गाल नहीं, आप मेरे पास आए, आपने मेरा गला दबाना शुरू किया। सर ये कैसा एग्जाम्पल है, मेरे लाल सच्ची एग्जाम्पल है। आपको जो सेक्शन नंबर 2 था, आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा थोड़ा अटपटा लगा। आप मेरे पास आए, मेरा गला दबाना शुरू किया। अब गला दबाते टाइम क्या होगा कि जब आप मेरा गला दबा रहे होंगे तो मैं क्या करूंगा, सोचूंगा कि सारे राज उगल दूं, सारे राज बारी बारी से उगल दूं और खुद को बचाऊं। मैं जब तक ऐसे गला दबा रहे हो आप मेरा, करो मत, मतलब वो ब्लू वेल गेम नहीं चल रही है कि मैं क्लास में सुसाइड कर जाऊंगा, टेंशन मतलब। जब तक आप मेरा गला दबा रहे हैं तब तक वो वाइंडिंग अप चल रहा है। जैसे ही आपने ये गला दबाया और मैं टपक गया, दैट इज डिसोल्यूशन। तो वाइंडिंग अप एक प्रोसेस है जो आपको डिसोल्यूशन तक लेकर जाता है, जिसके अंदर मैं कंपनी के सारे एसेट्स को बेच मारता हूं, जितनों से पैसा लेना है ले लेता हूं, जितनों को पैसा देना है दे देता हूं, और आखिरी में जब मैं लुढ़क जाता हूं, दैट इज एंड ऑफ द लाइफ ऑफ कंपनी, दैट इज डिसोल्यूशन। तो वाइंडिंग अप क्या है, वाइंडिंग अप इज अ प्रोसेस जिससे होते हुए आप कहां पहुंचते हैं, जिससे होते 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 यहाँ ये सांस है कंपनी की, बिल्कुल बिल्कुल सही पहचाना, जैसे वो फिल्मों में दिखाता है ना। इस प्रोसेस के बीच में मैं सारे एसेट्स को रियलाइज करता हूं, मतलब बेच देता हूं, और लायबिलिटीज को पे ऑफ कर देता हूं वापस। दैट्स इट, खत्म कहानी। इतनी देर में सिर्फ चैप्टर नंबर 1 समझाया आपने, इतनी देर में। हाँ, जरूरी था। ये जो बेसिक टर्म्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है, ये डिस्कस करनी बहुत जरूरी है बच्चों। आगे चल के जब मैं आपको बोलूंगा कि वो रेस्टोरेंट याद है, आप कहोगे हाँ, आज आओ वहीं चलते हैं।
याद है तुमने मुझे कहा था कि तुम अगली बार मुझे वहां पे कहाँ लेकर जाओगे, वहां लेकर जाओगे, अब वहीं चलेंगे, ठीक है वहां चलते हैं। बट एक उसके लिए आपको याद होना चाहिए ना बच्चों कि वहां पे ऐसा होना है, वहां पे ऐसा करना है। समझ में आया? तो वही किया है आज और कुछ नहीं किया है। अगली क्लास में अब हम मिलेंगे इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन, हाँ, जहां पे हम देखेंगे कि कंपनी बनती कैसे है, किस टाइप की कंपनी कैसे चलती है। उधर हम ओपीसी, सोशल वेलफेयर वाली कंपनी, उसकी बात करेंगे। और भी बहुत सारी बातें आगे करेंगे, घर के बाहर के रूल्स, घर के अंदर के रूल्स, बहुत सारी बातें हम वहां पे करने वाले हैं। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर। अब सीधा अगली क्लास में मिलते हैं जहां पे बहुत सारे मजे करने वाले हैं। आज की क्लास की तरह मसाला और बढ़ा दूंगा थोड़ा सा, ऐसे बोरियत नहीं करेंगे आखिरी की तरह। चलो बाय, टेक केयर एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास। बाय।